और मेजर करने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका क्वांटिटी क्या है या कितना ज़्यादा है। तो हमको जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो हमको उसके यूनिट की बात करना पड़ता है। तो यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स बात करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था, न्यूटन। इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन से। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा? तो कैसे लिखा एक्चुअल में शायद तुमको अभी समझ में ना आए, क्योंकि तुमको एक रिलेशन नहीं पता है। या तुमको अगर पता हो तो अच्छी बात है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर ए में। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, सबने कम से कम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये तुमको है इसका आइडिया क्या? एफ बराबर एम ए का है आइडिया पहले से? नहीं आइडिया है, अच्छी बात है। तो तुम लोग को ए बराबर एम ए का आइडिया नहीं है तो बस अभी मान लो कि ये 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बस मान लो तुम लोग, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था तो उनके नाम पे ये यूनिट, फोर्स का यूनिट उनका रखा गया है। तो एक्चुअल में वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यूनिट ऑफ फोर्स। तो साइंटिस्ट के नाम पे उसको 1 न्यूटन कह दिया गया। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड। तुमसे अगर पूछे, तुमसे अगर एग्जाम में आए कि राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो तुम लोग न्यूटन ही लिखना। तो इन सिंबॉलिक फॉर्म कैपिटल एन, एंड इन पूरा नाम स्मॉल एन से स्टार्ट करना। एंड तुमसे अगर पूछे कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है तुम्हारा एसआई यूनिट। एक तुम्हारा आता है इसका सीजीएस यूनिट। अब देखो तुम लोग ध्यान से, ये फोर्स का यूनिट होता है, एसआई होता है यूनिट न्यूटन। अब वो तुम्हारा कोई भी फोर्स हो जाए, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में तुम्हारा आ जाए फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कुछ भी आ जाए, सबका यूनिट नॉर्मल न्यूटन ही होगा, हर टाइप के फोर्स का। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में ये जो यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो होता है डाइन, DYNE, डाइन। ठीक है। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये तुम लोग याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि न्यूटन में कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये तुम लोग याद रखना, सीजीएस इज यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। मतलब कि हम लोग तुमसे पूछे हैं कि 10 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, तो आंसर क्या होगा देखो। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो 10 न्यूटन में हम लोग 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 × 10⁵ डाइन, मतलब कि 10⁶ डाइन। तो न्यूटन से डाइन में चेंज करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली डाइन से न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁵ से डिवाइड कर देना। मतलब कि हम तुमसे पूछे कि 10⁷ डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 10⁵ से डिवाइड करेंगे। तो 10⁷ डिवाइडेड बाई 10⁵, तो आंसर होगा 10⁵ और तुम्हारा 100 न्यूटन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिट ऑफ फोर्स। और इसमें हमने दो टाइप का सीखा यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। एक और होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, अब मैं ये आगे चल के तुमको नहीं बताऊंगा, तुमको यहीं से पूरे चैप्टर्स में याद रखना पड़ेगा यूनिट्स के बारे में। देखो, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है केजीएफ या फिर ग्राम फोर्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं केजीएफ और इसको हम बोलते हैं ग्राम फोर्स। जब मास हमको होता है पता केजी में, तब हम बोलते हैं केजीएफ, और जब हमको ग्राम में पता हो मास, तब हम बोलते हैं ग्राम फोर्स। देखो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 kgf बराबर 1 kg मास के। मान लो कि अगर कोई एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, तो उस पे अर्थ जितना फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ जितना फोर्स लगा रहा होगा उसको बोलते हैं 1 kgf। 1 kg मास के बॉडी पे, 1 kg मास के बॉडी पे अर्थ जितना फोर्स लगा रहा होगा या अर्थ जितने फोर्स से उसको पुल कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं 1 kgf। ओके। तो तुम लोग को एक और आइडिया तुम लोग जान लो कि अर्थ जो होता है वो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगाता है,
वो होता है एम इंटू जी, होता है एम इंटू जी। ये एम होता है तुम्हारा, एम तुम्हारा होता है मास इन केजी, और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सबको पता है। तो 1 kg वाले पे कितना फोर्स लगाएगा, देखो एम इंटू जी से, तो एम हो जाएगा 1 kg, 1, और जी हो जाएगा 9.8, तो 9.8 इंटू वन, तो 9.8 न्यूटन। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो तुमसे अगर पूछे कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो लिखना kgf। 1 kgf बराबर हाउ मच न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो तुमको अगर kgf से चेंज करना हो न्यूटन में, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते जाना, मतलब ये 2 kgf बराबर 2 इंटू 9.8 न्यूटन, मतलब 19.6 न्यूटन। तुम चाहो तो इसको डाइन में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, तो 2 kgf को चेंज करो डाइन में, 2 kgf बराबर हाउ मच डाइन। तो पहले तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे न्यूटन में, और जैसे ही उसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया, 10⁵ से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 kgf बराबर 19.6 न्यूटन एंड इक्वल टू 19.6 इंटू 10⁵ डाइन। हालांकि इतना तो आपको नहीं आना चाहिए ऐसा न्यूटन ए kgf से डाइन में, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया तुमको, आएगा भी तो kgf से आएगा न्यूटन में, या फिर आता है न्यूटन से डाइन में, ठीक है। kgf से डाइन में ही वेरी, मतलब बहुत ही रेयर केस है, तुम लोग जान लो, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया कहानी ऑफ kgf। 1 kgf बराबर 9.8 न्यूटन। एक और हमने कहा था कि ग्राम फोर्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड 1 ग्राम फोर्स, देखो ये सिंपल सी कहानी है। 1 ग्राम फोर्स का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम मास वाले बॉडी पे अर्थ जितना फोर्स लगाएगा। तो हमने सीखा है क्या कि अर्थ कितना फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे, एम इंटू जी। ये हमेशा होता है कि आप अगर अर्थ के आसपास हो, तो अर्थ आप पे एम इंटू जी के बराबर फोर्स लगाता है। जैसे अगर मेरा मान लो कि मास मेरा 70 kg है, तो हमको जो अर्थ फोर्स से खींच रही है वो कितना है, 70 इंटू 9.8, जो भी फोर्स आएगा। तुम्हारा अगर मास मान लो 50 kg है, तो तुमको अर्थ की जगह फोर्स से 50 इंटू 9.8, तो ऐसे तुम हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम मास का जो बॉडी होगा उसको अर्थ कितने फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे एम इंटू जी। लेकिन देखो यहाँ पे है 1 ग्राम फोर्स, तो मतलब कि मेरा बॉडी का मास 1 ग्राम है, तो उसको हम लोग पहले चेंज करेंगे केजी में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है एफ बराबर एम इंटू जी, वो है मास हमको लेना है केजी में। तो मास लेंगे हम केजी में, तो हो जाएगा 1 ग्राम बराबर 10⁻³ kg। तो 10⁻³ kg एंड इंटू 9.8, मतलब कि 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये तुम लोग याद रखना। 1 kgf बराबर 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम फोर्स बराबर 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बस इतना याद रखना, तो अपना काम हो जाएगा। बोलो, ठीक है ना कहानी ये। तो हमने अभी फोर्स के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया है। अब देखो, हम जब भी अपने रियल लाइफ में अपने आसपास हम बात कर रहे हैं, ऑन ए रियल लाइफ, हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत जब हाई स्पीड से तुम्हारा कोई स्पेसशिप मूव करता है हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बस रियल लाइफ का, कार का, बस का, हमारे आसपास जो दिखता है, हम जो पत्थर फेंकते हैं ऊपर नीचे सामने, ये सब का बात कर रहे हैं। तो इन रियल लाइफ जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो मोशन वगैरह होता है, तो उस मोशन की कंप्लीट स्टडी के बारे में जानने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था न्यूटन्स। हम लोग जब कोचिंग में मिलेंगे सामने सामने, तो इसका बहुत ही अच्छा स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कभी अगर समय मिला तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग खाली बात करते हैं सिलेबस के हिसाब से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इस सारे जो मोशंस हो रहे थे बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद, कैसे कैसे क्या होता है, इनको स्टडी करने के लिए न्यूटन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने 3 लॉ दिए थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। उनका 3 लॉ था। तो उसमें 3 लॉ में जो पहला लॉ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, या उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो सेकेंड लॉ है उसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, और बाकी जो थर्ड लॉ था उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसे 3 लॉ आपके आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं अब लिखूंगा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि मेरे फोर्स से लगाने के चलते बॉडी के मोशन पे कैसा चेंजेज आ रहा है, क्या क्या होता है, उसको स्टडी करने के लिए तुम्हारा ये लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने जो अभी सीखा हुआ, तो हमने सीखा कि फोर्स होता है, कि फोर्स कितने टाइप का होता है।
अब फोर्स अगर हमने किसी बॉडी पे लगाया तो उस बॉडी पे कैसा इफेक्ट होने वाला है। मैं तुमको अगर धक्का मारूंगा तो तुम किस तरफ गिरोगे, कितने स्पीड से गिरोगे, या हम अगर किसी कार को पुल करें तो कार कितने स्पीड से जाएगा, ये सब तुम्हारा फैक्टर सब हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसमें 3 लॉ आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये बहुत ही हमारे फिजिक्स का सबसे, अगर हम कहें तो वाइटल लॉ है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी मोशन होते हैं सब इससे एक्सप्लेन हो पाते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जिया। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जिया, फर्स्ट लॉ को ही। अच्छा, तुम लोग कभी नाम सुना है इनका, इस साइंटिस्ट का? होना चाहिए पता, ठीक है चलो। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी हमने देखा। अब सीखते हैं होता क्या है। ओके, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, तो ये हुआ स्टेटमेंट, हमने लिखा है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर वो मूव कर रहा था, अगर वो मूव कर रहा था तो वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकुलर स्पीड से ही मूव कर रहा होगा। ये हुआ मतलब ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहिए, और वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहिए का मतलब क्या होता है कि उसका स्पीड भी रहेगा कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी रहेगा कांस्टेंट। तो इस केस में वही हो रहा है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन इट कीप इट इनिशियल स्टेट, मतलब तब वो अपने इनिशियल स्टेट में ही रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा, जब तक हमने उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दिया। जब तक हमने उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दिया। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ एनर्जी। सबको ये बात समझ में आया हमने क्या बोला अभी, कि फर्स्ट लॉ क्या था, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या जब वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ बार बार यूनिफॉर्म मोशन का, मतलब कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा होगा। वो तब तक उस स्टेट में रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई उस पर फोर्स ना लगा दें। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब इसको समझने के लिए सोचो ऐसा कि हमारे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, हमारे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि वो बॉक्स रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। अब वो बॉक्स रेस्ट में है भाई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम बैठे बैठे बॉक्स से कुछ नहीं किए, हम बस अपना बैठे बैठे हम यहाँ पे उस बॉक्स को वहां से मूव करा दें? ऐसा है पॉसिबल क्या कि हम कुछ ना करें लेकिन बॉक्स खुद से ही मूव करने लगे? ऐसा है पॉसिबल क्या? ऐसा भूत वालों फिल्म में होता है, लेकिन वो मत सोचो अभी, तुम उसको छोड़ दो। इन इन रियल लाइफ ऐसे सोचो कि तुम्हारे सामने एक टेबल रखा हुआ है, तुम यहाँ से बैठे बैठे चाहते हो कि उस टेबल को बिना कुछ किए हम उसको हिला दें, तो ऐसा है पॉसिबल? ओके ओके, तो हमको उसको अगर वहां से हटाना है तो हमको उसको फोर्स लगाना होगा, मतलब या तो हमको उस पर पुश करना होगा या तो हमको उसको पुल करना होगा, यही ना? मतलब कि वो जो टेबल था वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, और वो तब तक रहेगा जब तक कि हम बाहर से उसमें कोई फोर्स ना लगा दें। और फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल, एक्सटर्नल पुश और पुल। तो देख, सिंपल सी कहानी, हमको ये यहाँ पे वो दिख रहा है हमको कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है भाई, हमको ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली सिमिलरली मान लो कि एक तुम्हारा फ्रेंड है, एक तुम्हारा फ्रेंड है और वो सामने से दौड़ के आ रहा है, एक तुम्हारा फ्रेंड है और वो सामने से दौड़ के आ रहा है, और तुम चाहते हो कि हम उसको रोक दें, तुम चाहते हो कि हम उसको रोक दें, तो तुमको क्या करना होगा? तुमको उस पर फोर्स लगाना होगा, है कि नहीं है, बोलो? पक्का? हाँ, हमको उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि फिर से क्या था कि इस बार मेरा जो बॉडी था वो इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन था, मेरा जो फ्रेंड है वो सामने से दौड़ के आ रहा था, दौड़ के आ रहा है, वो मोशन में है। अब हमको उसको रोकना है तो फिर से हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही तुम्हारा कहानी था न्यूटन फर्स्ट लॉ का, कि अगर वो रेस्ट में था टेबल तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम बाहर से फोर्स ना लगा दें उस पर। जो मेरा फ्रेंड था वो दौड़ के आ रहा था, तो वो है मोशन में, और वो है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मान लो कि वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ के आ रहा था,
तो वो तब तक दौड़ते रहेगा जब तक कि हम उसको धक्का ना मार दें। और हमने धक्का मारा मतलब कि हमने उसको फोर्स लगाया। अब वो करता है डिपेंड कि आपने धक्का उसको उसके मोशन के अपोजिट में मारा है डायरेक्शन में, या आपने सेम तरफ मारा है। तो आपने अगर उसके मोशन के अपोजिट में धक्का मारा तो तो हो सकता है वो रुक जाए, या हो सकता है कि उसका स्पीड कम हो जाए, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। या आप उसके अगर मोशन के सेम डायरेक्शन में धक्का मारते हो तो फिर वो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा, कुछ तो होगा भाई। लेकिन आप अगर कुछ फोर्स नहीं लगाओगे तो जैसा पहले वाला स्टेट था वैसा ही रह जाएगा। और हो सकता है कि आप अगर उसके मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाओ तो वो रुक भी जाए। तो सिंपल सी कहानी ये हुआ। तो ये तुम्हारा होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। हमारे ये डेली लाइफ में हर जगह ही दिखता है। जैसे सिंपल सी कहानी है कि जब हम लोग पंखा को स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करते ही मेरा पंखा रुक नहीं जाता है, वो कुछ समय घूमने के बाद रुकता है। और वो क्यों, स्विच ऑफ करने के बाद भी वो क्यों घूमता है? क्योंकि वो पहले क्या था कि पहले वो स्टेट ऑफ मोशन में था, पहले वो था मोशन में। अब वो फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ वो मोशन में तब तक रहेगा, वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें, जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें। अब सवाल ये उठेगा, सर हम तो कुछ करते नहीं है पंखा को, पंखा हम स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ समय बाद पंखा खुद ही रेस्ट में आ जाता है। तो पंखा खुद ही रेस्ट में नहीं आता है, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिससे एक्सल के अबाउट मेरा पंखा घूम रहा है, तो वहां पे वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो वहां पे बाहर से फोर्स लग रहा है और तभी पंखा वो रुकता भी है। अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ना रहे तो पंखा तुम्हारा कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा के लिए वो चलता रहेगा। लेकिन वहां फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसलिए पंखा रुक जाता है, तो वहां पे भी बाहर से फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड वहां भी था। तो ये कहीं भी तुम्हारा न्यूटन फर्स्ट लॉ इनवैलिड नहीं होता है हमारे आसपास का जो लाइफ है, जनरल लाइफ है, ठीक है। अब हमने तुमको बोला कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो अब जरा देखते हैं क्या होता है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? तो मैं अगर तुमको इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनर्शिया इज नथिंग बट लेजीनेस, आलसीपन। ये बस आलसीपन होता है, लेजीनेस। देखो इसका मतलब क्या होता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इट्स करेंट स्टेट। It is a tendency, it is the tendency of a body to keep its current state of motion, state of rest or motion लिखो, state of rest और motion। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? आलसीपन। कि मेरा बॉडी चाहता है कि हम मेरा जो अभी करेंट स्टेट है हम वही रहे, हम उसी में रहें, वो मेरा चेंज ना हो। तो वो उसका हो गया लेजीनेस। टेबल रेस्ट में है तो चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें। अब हमको उसको मोशन में लाना है तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम सोचो ऐसे कि तुम सोए हो, 6 बज गया, आज सुबह के 6 बज गए हैं, और तुम्हारी मम्मी आई और बोली कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो अब जो तुम्हारा इनर्शिया है, जो तुम्हारा लेजीनेस है, तो क्या बोलेगा कि नहीं, हम थोड़ा देर और सो लेते हैं। तो वो तुम्हारा हुआ लेजीनेस, वो तुम्हारा हुआ इनर्शिया। तुम चाहते हो कि हम सोए हैं तो सोए ही रहे, हम उठे नहीं। वो तुम्हारा हुआ इनर्शिया। अब अगर तुम्हारे मम्मी को इंस्टेंटली उठाना है तो क्या रही, वो बाहर से चप्पल लेके आएगी। अब जैसे ही वो बाहर से चप्पल लेके आई, मतलब वो क्या, वो हो गया फोर्स, वो हो गया फोर्स कि मम्मी ने बाहर से फोर्स अप्लाई किया चप्पल दिखा के। अब तुम क्या होगा, तुम अब अचानक से उठ जाओगे। तो वही होता है इन इन तुम्हारा, मगर बात करें इन सब्सटेंस के टर्म्स में तो वहां भी है लेजीनेस। और ये हर जगह ही होता है, हमारे अंदर भी है कि अभी हम बैठे हुए हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम बस बैठे ही रहें, हम उठ के ना जाएं जब तक कि हमको कोई काम ना पड़ जाएगा। तो जो काम पड़ा हमको तो उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाया मेरे पे। ऐसा सोचो तुम, बस ऐसा इसको, ये तुम कंपेयर करो कि वो जो मेरा काम पड़ गया उसने कुछ मेरे को फोर्स किया कि भाई काम है उठ के चल जा, तो मैं वहां से उठ गया। तो वही होता है, इट इज लेजीनेस। तो सिंपल सा याद रखने के लिए बोला कि ये लेजीनेस होता है बॉडी का, कि वो चाहता नहीं कि अपना करेंट स्टेट चेंज करे, एंड दैट इज इनर्शिया। ठीक है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इट्स करेंट स्टेट, और करेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और फिर स्टेट ऑफ मोशन। और वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी था वही था। अब जरा देखते हैं कि ठीक है, ये जो आपका इनर्शिया है ये तो लेजीनेस है। अब ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? चाहे देखते हैं कि
इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ, ये किसका खासियत होता है? तो चलो सिंपल सी एक हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट। जिसने हमको देखा है और हमारे जो फ्रेंड मैथ पढ़ाते हैं अभिषेक चौधरी, उनको देखा है, तो उनके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हो जाएगा आसान। और जिनको नहीं पता है तो थोड़ा जान लो, हम थोड़ा पतले हैं और हमसे थोड़ा अभिषेक चौधरी थोड़ा सा हेल्दी हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि दोनों हम दोनों लोग, मैं और हमारे फ्रेंड एक साथ हम लोग साइड बाय साइड बैठे हुए हैं, और हम दोनों को, तुम लोग को कोशिश ये करना है कि हम लोग को बेड से उठा दो, तुम लोग धक्का मार के बेड से उठाना है। अब बताओ कौन से केस में या किसको उठाने में तुम लोग को ज्यादा तकलीफ होने वाला है, हमको या फिर हमारे फ्रेंड को? बोलो तो। दो लोग बैठे हुए थे, मेरे फ्रेंड को उठाने में क्या होगी, मुश्किल होगी, पक्का ना? बोलो क्यों? तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमारे फ्रेंड को वहां से उठाने में, वो जो बैठे हुए थे मेरे बगल में, उनको उठाने में तकलीफ होगी? तुमने ऐसा क्यों बोला? कुछ तो तुमने अपने मन में सोचा होगा ना? बोलो। क्योंकि हाँ, उनका मास ज्यादा है, वेरी गुड, उनका मास ज्यादा है, उनका मास ज्यादा था, तो तुमने बोला कि उनको हिलाने में या उनको वहां से उठाने के लिए, उनको शिफ्ट करने के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बस हो गया। तो तुमको मिल गया आंसर। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसको, आपको उसके स्टेट को चेंज करने में ज्यादा तकलीफ होने वाली है, मतलब उसके पास ज्यादा आलसीपन होने वाला है। इनर्शिया का मतलब ही क्या होता है, आलसीपन। तो जिसके पास ज्यादा मास, उसके पास ज्यादा आलसीपन, उसके पास ज्यादा एनर्जी, आपको बाहर से ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसको अपने सिंपल लाइफ में भी समझ सकते हो कि आपके पास दो टेबल है, एक छोटा टेबल है और एक बड़ा टेबल है। तो छोटे वाले टेबल को खसकाने में आपको ज्यादा आसानी होता है, बड़े वाले टेबल को खसकाने में आपको मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े वाले टेबल का इनर्शिया ज्यादा था। ये हमने इसलिए बोला क्योंकि उसका मास ज्यादा था। तो सिंपल सी कहानी कहां से आई कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब ज्यादा मास का बॉडी रेस्ट में था तो आपको उसको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मास का बॉडी मोशन में था तो आपको रोकने के लिए भी ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जिया था, उसके पास ज्यादा लेजीनेस। समझे? अब जरा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जिया का। टाइप्स ऑफ एनर्जिया, तो ये होता है दो टाइप का। एनर्जिया ऑफ, एक्चुअली में तीन टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन तुम्हारे बुक में दो ही दिया था, मैं दो ही भी करता हूँ चर्चा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं अभी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे चर्चा नहीं करूंगा, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है तो सिलेबस में नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लेकिन ये तीन टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और उसका कुछ एग्जांपल्स। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यही हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहेगा। और वैसे ही तुमको नाम से ही ऐसा फील हो रहा होगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन, कि बॉडी कोई मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो पंखा जब स्विच ऑफ था तो उसके पास था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो उसको मोशन में लाने के लिए हमने करंट ऑन किया। तो करंट जब वहां से फ्लो करेगा तो कुछ टॉर्क लगाता है। टॉर्क तुम्हारा क्या होता है, बस जानो कि वो फोर्स लगाता है। सिंपल सोचो कि इन सिंपल लैंग्वेज, जब हम लोग करंट ऑन करते हैं तो पंखे पे फोर्स लगता है, तो पंखा घूमता है, तो रेस्ट में था तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर जब हमने स्विच ऑफ किया तो अब पंखा मेरा मोशन में आ गया था, तो अब उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन, तो फिर वो रुकना नहीं चाहेगा। तो फिर उसको रोकने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो या तो तुम जाके उसको खुद हाथ से रोक दो, या तुम अगर उसको छोड़ दिएगा तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन के चलते भी वो रुक जाएगा। तो सिंपल से यही तुम्हारा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब कुछ देखते हैं इसका एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में।
इनर्शिया का एग्जाम्पल। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये हम अभी बात कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जो सबसे पहला इसका होता है एग्जाम्पल कि जब हम लोग किसी बस या ट्रेन में बैठे रहते हैं, और देखना कि जब ट्रेन या बस खुलती है सामने की तरफ, तो हम थोड़ा पीछे की तरफ बेंड होते हैं, है ना ऐसा? तुम लोग कभी फील किए हो क्या? हाँ, कि जब हम लोग ऐसे बस में बैठे रहते हैं तो बस जब खुलती है सामने की तरफ, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाते हैं। वो क्यों होता है? तो देखो सुनो, ये तुम्हारा यही है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब बैठे होते हैं बस में, तो मेरा जो पैर जो होता है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होता है ना? बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होता है। और पहले मेरा पूरा बॉडी रेस्ट में था, लेकिन जो सिर्फ मेरा पैर था वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था। अब क्या होता है कि अचानक जब बस तुम्हारा मोशन में आ जाता है, जब तुम्हारा बस अचानक से चलने लगा, तो होगा क्या कि जो तुम्हारा पैर जो था वो इंस्टेंट आता है मोशन में। जो तुम्हारा पैर था वो आता है इंस्टेंट मोशन में। क्यों? क्योंकि वो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में था, तो बस आया मोशन में, तो बस का फ्लोर आया मोशन में, तो आपका जो पैर बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था वो आ गया है इंस्टेंटली मोशन में। लेकिन जो आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी था वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो आपका रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो आपका पैर जो था वो आ जाएगा सामने की तरफ, और आपका जो अपर पार्ट था बॉडी वो रेस्ट में ही चाहता है रहना, तो इसीलिए आपका पैर चला गया आगे और आपका जो बॉडी रह गया वही, तो मतलब कि आप पैर से पीछे की तरफ फॉल कर जाते हो। तो इसीलिए आप वैसा फील करते हो कि आप थोड़ा पीछे की तरफ ऐसा ऐसा फॉल किए हो। समझे ना? तो ये तुम्हारा हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, बोलो। और देखो, जब तुमने कभी ऐसा देखा भी होगा कि जब हम लोग ठंडी के दिन में कंबल यूज करते हैं तो बोलते हैं कि कुछ दिन बाद कंबल थोड़ा गंदा हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग उसको ऐसा एक स्टिक से या कुछ से उसको हम लोग बीट करते हैं। ऐसा होता है ना कि उसके हम लोग मारते हैं किसी डंडे से या कुछ भी ऐसे, तो वहां से तुम देखना कि जब उसको हम लोग मारते हैं तो लाइट में देखना कि वहां से तुम्हारा डस्ट पार्टिकल्स, उसको पीटने के बाद वहां से डस्ट पार्टिकल्स वहां से निकलते रहते हैं। तो वो क्यों होता है? तो जब हम लोग कंबल को बीट करते हैं, जब हम लोग कंबल को बीट किया हमने जब हमने कंबल को बीट किया किसी स्टिक से, तो होता क्या है कि जो कंबल था वो आता है तुम्हारा मोशन में, लेकिन जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो मेरा कंबल आ गया मोशन में और मेरा डस्ट पार्टिकल रह गया रेस्ट में, तो वहां से जो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल होता है वो कंबल से सेपरेट हो जाता है, तो वो तुम्हारा बाहर गिर जाता है। सेम तुम्हारा होता है कि जब हम लोग, तुमने ऐसा किया भी होगा या देखा होगा कि गांव में जब आम पेड़ पे लगता है तो हम लोग पेड़ पे जाते हैं, चढ़ते हैं, और जो आम की डाली को हम लोग सेक करते हैं, उसको हम लोग हिलाते हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां से आम गिरता है नीचे। तो वो भी सेम होता है कि हम लोग जब उसकी डाली को हिलाते हैं तो डाली आता है मोशन में, आम ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, तो फाइनली वहां से सेपरेट हो जाता है। ये भी तुम्हारा हो गया। और एक देखो, तुम लोग घर पे भी अपने कर सकते हो कि तुम एक गिलास ले लो और इस गिलास से एक रखो कार्डबोर्ड, इस गिलास पे एक रखो कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड पे एक रखो क्वाइन, ये हमने रखा है क्वाइन, ठीक है? और अपने उंगली से इस क्वाइन पे तुम लोग आराम से, अपने उंगली से इस क्वाइन पे तुम लोग ऐसे मारो, ठीक है? तुम्हारे बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो तुम चाहो तो वहां से जाके एक बार देख सकते हो। तो जब हम इस कार्डबोर्ड पे उस क्वाइन को रख के हम लोग अपने उंगली से, जैसे हम लोग खेलते हैं ना वो कैरम बोर्ड, हाँ, जैसे तुम लोग कैरम बोर्ड की गोटी को करते हो ना, मारते हो, तुमको वैसे ही इसको क्वाइन को ही मारना है। तो क्वाइन को अपने उंगली से हिट करने के बाद तुमको ऐसा फील होगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, तुमको यहाँ पे हिट करना है कार्डबोर्ड को, तुम यहाँ पे हिट करना है कार्डबोर्ड को, क्वाइन को हिट मत करना, क्योंकि हमको जो ये शो करना है एक्सपेरिमेंट, वो कार्डबोर्ड को हिट करने से ही शो होगा। ठीक है? तो तुमने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर रख दो कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड पे एक पॉइंट रख दो, और फिर तुम कार्डबोर्ड को हिट करो, तुम जैसे हिट करते हो कैरम की गोटी को। तो तुमको ऐसा दिखेगा कि कार्डबोर्ड उस ग्लास से नीचे हट गया, वहां से चला गया, लेकिन वो जो क्वाइन होता है ना, वो क्वाइन तुम्हारा उसी में फॉल कर जाएगा। वो तुम्हारा क्वाइन था वो ग्लास में ही फॉल कर जाएगा।
तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कार्डबोर्ड को हमने हीट किया तो कार्डबोर्ड आ गया इंस्टेंटली मोशन में, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेरा जो कॉइन था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो वो उसी कॉइन में वहीं पे फॉल कर जाता है। अब वो फॉल क्यों किया कि क्योंकि उस पर अर्थ फोर्स लगा रही थी नीचे, तो इसलिए वो फॉल कर गया। तो ये सब तुम्हारा होता है एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो तुम्हारा फैन था, फैन जो पहले रेस्ट में था, तो जब तक हम लोग उसमें करंट स्विच ऑन नहीं करते हैं तो नहीं घूमने लगता है, तो वो भी तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। जैसे जब कोई बस से चलती रहती है और बस जब अचानक रेस्ट में आती है, तो वहां क्या होता है कि हम सामने की तरफ फॉल करते हैं। हम फॉल करते हैं सामने की तरफ। जब बस अचानक खुलती है तो हम फॉल करते हैं पीछे की तरफ, और जब बस रेस्ट में आती है तो हम लोग फॉल करते हैं सामने की तरफ। तो फिर से वही तुम्हारा हुआ रीजन, लेकिन यहाँ पे है तुम्हारा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जो मेरा पैर था वो कार के फ्लोर के कांटेक्ट में था, तो कार जैसे ही रेस्ट में आया तो मेरा पैर जो था वो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो मेरा अपर पार्ट था वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी मूव करना चाह रहा होगा सामने की तरफ, तो इसलिए वो फॉल करता है सामने की तरफ। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। ओके। और भी तुम देखो कि जब तुम लोग साइकिल हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो कितना टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग उसको पैडलिंग करना छोड़ देते हैं, लेकिन पैडलिंग करने के बाद भी कुछ समय तक आपका साइकिल घूमते रहता है, या जो साइकिल का चक्का जो होता है, साइकिल का जो चक्का घूमते रहता है और आप कुछ दूर और जाते हो, तो ये भी होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ओनली। क्योंकि आपका जो चक्का था वो मोशन में था, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। हालांकि अल्टीमेटली कुछ समय बाद चक्का रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन रहता है, तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो आपका चक्का हमेशा के लिए मूव करते रहता, लेकिन वहां फ्रिक्शन था। तो अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होता तो भी होता मुश्किल कि आप चक्का आपका मूव नहीं कर पाता। वो भी कहानी एक सिंपल सी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, अपना चक्का घूम नहीं पाता, तो फ्रिक्शन भी जरूरी है। तो इस केस में लेकिन जो आपका साइकिल का चक्का रुकता है तो वो रुकता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और पैडलिंग करने के बाद भी वो कुछ देर सामने की तरफ जाता है तो वो होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो ये सब तुम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारा था जो कि एनर्जिया को एक्सप्लेन करता है इन रियल लाइफ। ओके। और देखो एक बेस्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से। तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम एक ट्रेन में हो, ठीक है, तुम एक ट्रेन में बैठे हो, मान लो एक ट्रेन था, और ट्रेन सामने की तरफ कुछ स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तभी होगा जब ट्रेन का स्पीड चेंज ना करे, मतलब कि जब ट्रेन का स्पीड ना तो घटे ना तो बढ़े, तभी ये एक तभी तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो तुम करना क्या है, तुम या तो ट्रेन में खड़े हो या बैठे हो, तो तुम अपने हाथ से एक बॉल फेंको इन अपवर्ड डायरेक्शन। तुम अपने हाथ से एक बॉल फेंको, हाँ, लेकिन बॉल को फेंकना होगा एकदम इन वर्टिकल, मतलब एकदम ऊपर की तरफ। तुम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंको, और तुम ऐसा फील करोगे ना कि कुछ समय बाद वो बॉल तुम्हारे हाथ में ही वापस आके गिरेगा। वो बॉल तुम्हारे हाथ, या मान लो कि अगर तुम छोड़ो, अगर हम बाहर से मान लो कि हम देख रहे थे, जैसे मान लो कि तुम हो यहाँ पे ट्रेन में, तुम ट्रेन में थे, तुमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और हम यहाँ पे खड़े हैं ग्राउंड पे। तो हम ग्राउंड पे खड़े थे, तो हम क्या, अगर हम बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो हमको क्या फील आएगा कि तुम ट्रेन के साथ साथ सामने की तरफ मूव कर रहे थे। हमको तो यही फील होगा ना कि तुम ट्रेन के साथ साथ सामने की तरफ फील कर रहे होगे। तो होता ये है कि जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो आफ्टर सम टाइम बॉल तुम्हारे हाथ में ही आके वापस गिरता है, बॉल तुम्हारे हाथ में ही आके वापस गिरेगा, ठीक है। और तुम तो तुम अगर कहोगे कि हाँ ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हम बॉल को ऊपर फेंके हैं तो बॉल मेरे हाथ में ऊपर ही आके गिरेगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बात ऑब्वियस सी तब नहीं होगी जब तुम्हारा अगर ट्रेन का स्पीड घट जाए या बढ़ जाए, तब वो बॉल तुम्हारे हाथ में आके वापस नहीं गिरेगा। ये बॉल तभी तुम्हारे हाथ में वापस आके गिरेगा जब तुम्हारा कार का जब तुम्हारा ट्रेन का स्पीड यूनिफॉर्म रहे। देखो होता क्या है, होता ये है कि जब हम लोग उस बॉल को अपने हाथ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो हम क्या होता है कि मेरा पूरा बॉडी ही ट्रेन के साथ साथ सामने की तरफ जा रहा होता है। अभी मैं हमने मस्त एकदम ट्रेन जा रहा था, हम ट्रेन में कुछ देर बैठ गए हैं, तो मेरा पूरा बॉडी पूरा
बॉडी ट्रेन के मोशन को एकदम अपने एक्वायर कर लिया है और सब पूरा मेरा बॉडी एक स्पीड से सामने की तरफ जा रहा था विथ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम जब बॉल को फेंकते हैं तो मेरा जो हाथ था वो भी हाथ का था कि हाथ भी मेरा ट्रेन के स्पीड से सामने की तरफ जा रहा था। तो हम जब बॉल को फेंकते हैं ना ऊपर, हम जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मेरा हाथ का जो स्पीड होता है, जो ट्रेन का स्पीड होता है, बॉल को भी उतना ही स्पीड मिलता है सामने की तरफ, बॉल को उतना ही स्पीड मिलता है सामने की तरफ। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए कि हमने यहां से फेंका था, हमने यहां से बॉल को फेंका था और ग्राउंड से, मान लो ये तुम थे, ट्रेन में तुम हो, तुमने बॉल को ऊपर फेंका और हम ग्राउंड से देख रहे थे, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद तुम यहां से यहां आ जाओगे, कुछ समय बाद तुम यहां से तुम्हारा पोजीशन चेंज कर जाएगा मेरे रेस्पेक्ट में, तो तुम्हारा पोजीशन चेंज कर जाएगा। फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि बॉल तुम्हारे हाथ में ही आके गिर रहा है, बॉल तुम्हारे हाथ में ही आके गिरेगा और तुमको तो ऐसा फील होगा कि तुम्हारे हाथ में गिरा है। इसका मतलब क्या कि कुछ टाइम में आप यहां से यहां आ गए, हमारे रेस्पेक्ट में हम जो देखें ग्राउंड से, तुम यहां से यहां आ गए और जो बॉल था वो क्या था, तुमने उसको फेंका था ऊपर लेकिन बॉल आके गिरा है तुम्हारे हैंड में, मतलब कि बॉल पक्का कुछ ऐसा आया होगा। अगर हम देखें उसको तो बॉल का जो मोशन था वो कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप का। ठीक है ना, कि बॉल तुम्हारे हाथ में आके गिरा है वापस। तो होता क्या था भाई, देखो सुनो, मैं इसको करता हूँ फिर से एक्सप्लेन। कि हम जब बॉल को फेंके तो जितना स्पीड मेरा सामने की तरफ था, बॉल को भी उतना ही स्पीड सामने की तरफ मिला है। तो जितना टाइम में हम सामने की तरफ जितना डिस्टेंस जाएंगे, बॉल भी उतना ही डिस्टेंस जाएगा, तो फाइनली वो बॉल मेरे हाथ में आके गिरेगा। अगर कार का स्पीड कम बेसी हो जाए तो फिर बॉल आपके हाथ में आके नहीं गिरेगा। मतलब कि अगर कार या ट्रेन, अगर ट्रेन का स्पीड हो जाए ज्यादा, अगर ट्रेन का स्पीड हो जाए ज्यादा, उस केस में सेम टाइम में आप जाओगे ज्यादा डिस्टेंस और बॉल जाएगा कम डिस्टेंस, तो बॉल आपके पीछे फॉल करेगा। अगर ट्रेन का स्पीड कम हो गया उस केस में आप रह जाओगे पीछे और बॉल आपके आगे फॉल करेगा। लेकिन अगर ट्रेन आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था और आप बॉल ऊपर फेंके हो तो बॉल आपके हैंड में ही आके फॉल करता है। बोलो ये ठीक है कहानी। तो ये तुम्हारा हो गया कहानी ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। मेरा सजेशन तुम लोग के लिए ये है कि तुम लोग जाके अपने एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन इस पे एक बार देख लेना। इससे क्वेश्चन तुम्हारा मेनली आता है थ्योरेटिकल ही, मैंने जो बताया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तुम लोग जाके एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना, हो जाएगा कहानी। ठीक है।